नाजरीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और हमारे सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बयान दिया जिसका मतलब था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को माजी को दफन करके अब आगे बढ़ना चाहिए। सिपा सलार के इस बयान पर 45% दिमागी ग्रोथ वाले दानश्वरों ने एक आतंक मचा दिया कि यही बात तो नवाज शरीफ कहा करता था, लेकिन नवाज शरीफ को मोदी का यार मशहूर कर दिया गया। क्या वाकई ऐसा कुछ था? क्या वाकई नवाज शरीफ हिंदुस्तान से ताल्लुक बेहतर बनाना चाहता था? इस तहरीर में पूरी कोशिश करती हूँ कि नवाज शरीफ की पिछले 5 साल हिंदुस्तान के हवाले से खारजा पॉलिसी और इमरान खान की हिंदुस्तान के हवाले से खारजा पॉलिसी को बयान करूं ताकि आप खुद अंदाजा लगाएं कि नवाज शरीफ मोदी का यार था या फिर नवाज शरीफ इतना बेवकूफ था कि इसको कुछ समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है। बात 2008 से शुरू करते हैं। मुंबई अटैक्स होते हैं जिनमें गैर रियासती अनासर शामिल थे जिनका किसी भी तरह पाकिस्तानी रियासत से कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही आज तक वो ताल्लुक कभी साबित हुआ। अगर कहीं साबित हुआ है तो मुझे बताएं। हत्ता कि अमेरिका का भी इस चीज पर यकीन है कि मुंबई अटैक्स में अलकायदा की इन्वॉल्वमेंट शामिल थी, लेकिन नवाज शरीफ ग्रुप ने इसका इल्जाम पाकिस्तान रियासत पर लगाया और तब लगाया जब कुलभूषण यादव का केस आलमी अदालत में अहम पोजीशन पर था और यूं पाकिस्तान की पोजीशन को आलमी दुनिया में कमजोर किया। मुंबई केस 2 जगहों पर चलना शुरू हुआ, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान इस चीज में सीरियस था तो मुंबई अटैक्स की इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करके इस केस की तह तक पहुंच सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंबई अटैक के ऐनी शाहदीन तक रसाई नहीं दी और ना ही अजमल कसाब को गवाही देने के लिए इजाजत दी। ऐसी सूरत में पाकिस्तान मुकदमे को कैसे आगे लेकर जा सकता था? नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने इस केस पर अपने पूरे 5 साल दौरे हुकूमत में चुप साध कर रखी, जिससे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और दुनिया में ये तासुर गया कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस हमले में मुलविस है और वो अदालतों में मुजरमीन के खिलाफ केसेस को आगे नहीं बढ़ने दे रही, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। किसी गवाह या मुजरिम को हिंदुस्तान ने रसाई नहीं दी तो ये केस आगे कैसे बढ़ता और ना किसी हुकूमती ओहदेदार ने आवाज उठाई। इसके बाद नवाज शरीफ का 1 पॉइंट एजेंडा यही था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत बहाल होनी चाहिए। हम सब चाहते हैं कि तजारती राब्ते बहाल हों, लेकिन तजारती राब्ते बहाल होना इतना आसान नहीं था, इसलिए आपको पहले अपने मुल्क की सलामती और ग्राउंड रियलिटीज को देखना पड़ता है। इसके बाद कोई फैसला किया जाता है कि आया ये तजारती राब्ते हमारे मुल्क के फवाद में हैं या नहीं। मसलन आफ्ताब इकबाल ने अपने एक कालम में इस बात का जिक्र किया, हिंदुस्तान के साथ जिन 650 चीजों की तजारत का मुआहदा हुआ था, इसमें से 50 चीजें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को बरामद करनी थी, जबकि 600 चीजों को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में बरामद करना था। ये तजारती मुआहदा किस तरह बराबरी की सतह पर है? नवाज शरीफ ने तजारती राब्ते बहाल कराने के लालच में कश्मीर के मौकफ से बैकआउट किया। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, मसला कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान 2013 से लेकर 2018 के दरमियान पहुंचा और ये वो वाहिद दौरे हुकूमत था जब पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम लेना बंद कर दिया गया। हत्ता कि नवाज शरीफ ने हुर्रियत लीडर से 3 से 4 दफा मिलने से इनकार भी किया। 2013 से लेकर 2017 तक के अरसे में वजीर खारजा ना लगाना और 2 बुढ़े तोतों को वजारत खारजा का चार्ज देना जिनकी आपस में ही नहीं बनती थी, और इन दोनों की लड़ाई ने वजारत खारजा को ही आपस में तकसीम कर दिया, यानी 2 ग्रुप बन गए। वजीर खारजा ने ना लगाकर मैदान खुला छोड़ना और फिर आपस की लड़ाइयों ने हिंदुस्तान को वहाँ कदम जमाने का मौका दिया जहाँ मैदान खुला था और यूं पाकिस्तान आलमी मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता आउट होना शुरू हो गया। 2015 से 2016 में गुरदासपुर में हमला हुआ, जिसकी तहकीकात शुरू होने से पहले ही नवाज शरीफ ने इस वाक़े की FIR गुजरांवाला में दर्ज करा दी। बाद में इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोनों मुल्कों पर मुश्तमिल एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। जब पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान गई तो इसको वहाँ इन्वेस्टिगेशन ना करने दी गई और इसका सारा इल्जाम पाकिस्तान पर डालकर सार्क कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई और इस वाक़े से पाकिस्तान जनूबी एशिया में अकेला हो गया। 2016 में पाकिस्तान में एक स्टिंग ऑपरेशन करके कुलभूषण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसमें किसी भी खुफिया एजेंसी का एक टॉप कमांडर किसी दूसरे मुल्क ने पकड़ा था, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी को सफारती सतह पर नवाज शरीफ ने हार दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से कौंसलर रसाई मांगी, नवाज गवर्नमेंट ने इससे इनकार कर दिया। अगर उस वक्त पाकिस्तान कौंसलर रसाई दे देता तो अब तक कुलभूषण यादव का मुक्को ठप दिया जा चुका था। इस वाक़े से बलूचिस्तान और कराची में हिंदुस्तानी इन्वॉल्वमेंट साबित हुई, लेकिन नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने कभी कुलभूषण यादव का नाम तक नहीं लिया और दफ्तर खारजा की तर्जमान तस्नीम असलम के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस से कुलभूषण और हिंदुस्तान से मुतल्लिक बात करने से ही मना कर दिया गया। हत्ता के दिया मीर बादशाह डैम की तमीर 2035 तक मुलतवी कर दी और अपने मिनिस्टर्स को इस पर बोलने से रोक दिया गया। दिया मीर बादशाह डैम से हिंदुस्तान खुश नहीं था। ये सब क्या था?
था? क्या इमरान खान ने ये सब किया? सबसे अहम इशू अफगानिस्तान और नवाज शरीफ की बेवकूफी तो मैं बताना भूल गई। अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी और 2013 से लेकर 2018 के अरसा में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से ये इन्वॉल्वमेंट मजीद गहरी हो गई। लिहाजा अफगानिस्तान वही जुबान बोलने लग गया जो हिंदुस्तान की मर्जी होती थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अफगानिस्तान तजारती रूट थी। 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक नया दो तरफा तजारती मुआहदा तय हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान को कराची पोर्ट से तोरखम और चमन के बाद तोरखम से पेशावर और पेशावर से वाघा बॉर्डर तक रसाई देगा और बदले में अफगानिस्तान पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया के ममालिक तक रसाई देगा। अब मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान वाघा बॉर्डर तक अफगानिस्तान को तजारती रूट देने का पाबंद था, लेकिन हिंदुस्तान के अफगानिस्तान में असर और रसूख ज्यादा होने की वजह से अफगानिस्तान ने इस मुआहदे के मंजूर होने के बाद दोबारा से इस मुआहदे को बदलने का मुतालबा शुरू कर दिया और पाकिस्तान के सामने ये नया मुतालबा रखा कि चूंकि अफगानिस्तान को वाघा बॉर्डर से हिंदुस्तान तक रसाई है, लिहाजा पाकिस्तान हिंदुस्तान को भी वाघा से तोरखम तक रसाई देगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामलात खराब हुए और अफगानिस्तान ने आज तक पाकिस्तान को बजरिया अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक रसाई नहीं दी, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान का रूट मजे से इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि इसके मुल्क की सिक्योरिटी कंडीशन इस काबिल ही नहीं थी। चीन को आज तक तांबे का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह नहीं मिल सका जो इसने अफगानिस्तान में हासिल किया। अफगानिस्तान चाहता था कि हिंदुस्तान को वाघा से अफगानिस्तान तक रसाई दी जाए, इस वजह से पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से हमले शुरू हुए। इसके बावजूद नवाज शरीफ ये चाहता था कि बगैर किसी प्रोटोकॉल के साथ हिंदुस्तान को ये रसाई दी जाए। अगर इन हालात में ये रसाई हो जाती है तो इससे पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल खुड्डे लाइन लग जाती। इन्हीं चीजों की बिना पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान मामलात खराब हुए, जबकि अमेरिका में जो बाइडेन की जीत के बाद आपको ये मान लेना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का हर मुल्क की सियासत में रोल होता है, लेकिन अगर सिविल हुकूमतें करप्ट और चुड्डू हों तो इस्टेब्लिशमेंट का उनसर वाज़े तौर पर नजर आता है। जैसे नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में ये चीज सबको वाज़े नजर आती थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ऊपर बयान की गई तमाम चीजों को उल्ट कर लें कि इमरान खान ने हर वो काम किया जो पाकिस्तान के मफाद में था, जिससे हिंदुस्तानी मफादात को दुनिया भर में ठेस पहुंची। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का दुनिया में फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा सेल्फ फारग किया। आज हम अगर हिंदुस्तान को दोस्ती की ऑफर कर रहे हैं तो आज हम बराबरी की सतह पर खड़े हैं। आज हम हिंदुस्तान को कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी पर अमल पेरा होकर ही दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और ये वो वक्त है जब हिंदुस्तान आलमी सतह पर इंतहाई ही अंडर प्रेशर है। इसलिए पाकिस्तान ने राइट टाइम पर ये एक बेस्ट मूव चली, क्योंकि हिंदुस्तान इनकार करेगा तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। वरना नवाज शरीफ के दौरे मुबारक में हम छितर खा कर हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के पैगाम का हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन मरियम की दी हुई तनख्वाहों के लिए झूठ दर झूठ बोलते और इसी पैसे पर अपने बच्चे पालने वाले मकरू फरेब करने में लग चुके हैं कि किसी तरह से दोनों बातों को मिक्सअप करके साबित कर दें कि दोनों का मतलब एक ही था। नवाज शरीफ तो इस कदर कमीना शख्स था कि पठानकोट भारत में फौज पर हमला हुआ तो मोदी को खुश करने, हिंदुस्तान के साथ अपना स्टील का कारोबार करने और अपनी फौज को भारतीय दबाव में लाने के लिए गुजरांवाला में FIR दर्ज करवा दी कि हमला करने वाले पाकिस्तानी थे और ये भी बात की कि इनको फौज भेजती है। थैंक्स फॉर